हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे इस वीडियो में 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी वन शॉट में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों इसमें सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है और पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है और उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड और वे सभी वस्तुएं जो रात में सूर्य आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहा जाता है। दोस्तों कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सूर्य भी हमारा जो है एक तारा है, यानी कि दोस्तों बात करते हैं हम तो सूर्य भी हमारा जो है एक तारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें दोस्तों हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल से। अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध आपका दोस्तों नक्षत्र मंडल से है। इसे स्मॉल बियर, इसे दोस्तों स्मॉल बियर या दोस्तों इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इसे 7 तारों का समूह भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, गलत है दोस्तों। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, अभी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि तारे कहा जाता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह तथा अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह दोस्तों एकदम सही है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथा तथा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ये दोस्तों गलत है आपका, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखते हैं पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य के दूरी के हिसाब से दोस्तों ये जो है दूरी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये चौथा नहीं तीसरा है, और तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आकार पर ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। बुध मंगल, गलत है दोस्तों। शुक्र, गलत है, बुध होना चाहिए पहले। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है आपका पृथ्वी के बाद क्या आएगा यहाँ पे। दोस्तों अगर हम देखते हैं बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये तो हो गया इस तरीक़ा से, गलत है दोस्तों, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अभी हम देख चुके हैं ना कि पृथ्वी तीसरा है आकार के हिसाब से। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका बृहस्पति, और इसके बाद आएगा दोस्तों शनि, इसके बाद आएगा आपका अरुण, और सबसे लास्ट में आएगा वरुण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। देखते हैं तो दोस्तों यह जो ग्रह हैं आपके चट्टानों के बने हुए होते हैं। चट्टानों के बने हुए होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यानी कि इसमें दोस्तों आपका बुध भी आंतरिक ग्रह है, और आपका शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, और मंगल, और दोस्तों हमारी पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह है।
अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाह्य ग्रह नीचे ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यानी कि बृहस्पति भी बाह्य ग्रह है, नेपच्यून भी बाह्य ग्रह है, शनि भी बाह्य ग्रह है और यूरेनस भी बाह्य ग्रह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और दोस्तों यह बाह्य ग्रह जो है आपके सूर्य से बहुत दूर होते हैं और यह गैसों के बने हुए होते हैं, यानी कि यह गैसों बने होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे कम है, एकदम सही है दोस्तों। लगभग अगर हम इसे देखते हैं तो 288 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, यह भी सही है दोस्तों, यही कारण तो ये जल्दी कर लेता है सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और ये बी की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में किन दो ग्रहों को बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। यानी कि दोस्तों अगर हम देखते हैं सूर्य हुआ ये केंद्र में, यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे जो है बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है और यहाँ पे ये रहे आपके, जैसे कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आ गया यहाँ पे हमारा बुध आ गया, इसके बाद आपका बुध होता है और दोस्तों बुध के बाद होना चाहिए आपका शुक्र मंगल। यानी कि बुध के बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बुध आ गया, फिर आ गया शुक्र और फिर आ गया आपका पृथ्वी और फिर आ गया मंगल। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों बृहस्पति, फिर शनि आ गया, फिर अरुण आ गया और फिर आ गया वरुण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो दोस्तों अभी हम देख चुके हैं, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, नेपच्यून यानी कि वरुण। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू-आबगी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये भी ठीक है दोस्तों, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यह भी ठीक है दोस्तों, इसी कारण तो इसको भू-आब कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। गलत है दोस्तों, पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर हमको हरे रंग की दिखाई नहीं देती है, बल्कि इसके ऊपर 2/3 भाग पर जल से ढकी हुई है, इसलिए हमें ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। और दोस्तों पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, गलत है। यानी जो नीला रंग दिखाई देता है यह पानी के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? ग्रह, उपग्रह, सौर और उल्कापिंड उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों सौरमंडल का सौर और दोस्तों 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर उल्कापिंड का निर्माण हुआ है। कुछ खगोलीय पिंड और उल्कापिंडों को मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। एकदम सही है दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकार घनत्व और लगभग इसका आकार घनत्व सब पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन कौन से हैं? दोस्तों अभी हम देख चुके हैं, सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति हुआ और सबसे छोटा बुध हुआ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत परिक्रमा करते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस, यानी कि शुक्र और दोस्तों अरुण ये क्लॉकवाइज करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो दोस्तों एकदम सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियां होती हैं। तो यह भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जैसे कि दोस्तों पिंड है, ये ग्रह है, इनके चारों ओर असंख्य छोटे छोटे छल्ले पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में किन दो ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध के पास। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें राइट आंसर होगा आपका बुध के पास नहीं है और शुक्र के पास नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, शनि के। दोस्तों शनि के अगर हम देखते हैं फिलहाल तो 186 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 95 हैं, और दोस्तों मंगल के अगर हम देखते हैं तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस, और यूरेनस के आपके दोस्तों 28 चंद्रमा हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। एकदम सही है। पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, इसका गलत है दोस्तों, ये वाला गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका जो आधा नहीं है, इसका 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। एकदम सही है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि लगभग समान है, 24 आवर्स लगते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। एकदम सही है दोस्तों। खुले आकाश में फैले एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है को आकाशगंगा कहते हैं। तो यह भी ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका विश्वव्रत के बारे में। विश्वव्रत के संदर्भ में विचार कीजिए। विश्वव्रत 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। एकदम सही है दोस्तों। विश्वव्रत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यह भी ठीक है। विश्वव्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को मापने को देशांतर कहते हैं। यह गलत है दोस्तों। देशांतर नहीं कहा जाता, अक्षांश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी है, और इसे मान लेते हैं हम यहाँ पे विश्वव्रत, यानी कि 0 अंश मान लेते हैं। और दोस्तों ये 23.5 हो गया नॉर्थ, और दोस्तों ये हो गया आपका 23.5 साउथ। अब दोस्तों ये जो 23.5 नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 साउथ को हम जो है मकर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों ये इस तरीक़ा से हम जो है करते जाते हैं, ये गोल होते जाते हैं, यूँ करके गोल चक्कर लगाते जाते हैं, और यहाँ पे जाकर के एकदम बिंदु बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। इस वजह से दोस्तों ये आपका ये यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आकर के ध्रुवों पर पॉइंट बन जाता है, एक समान नहीं होती है। इस वजह से हमारा वो वाला क्वेश्चन जो है आंसर गलत था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए, यानी मिलान करने के लिए पूछा। कर्क रेखा बोलो दोस्तों, अभी हम बता चुके हैं 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव्यता यानी 66.5 उत्तर को उत्तरीय ध्रुव्य और 66.5 दक्षिण को दक्षिणी ध्रुवव्रत। चलिए दोस्तों इसे भी देखते हैं हम। दोस्तों ये हो गया हमारा, मान के चलिए पृथ्वी, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 0 अक्षांश और दोस्तों ये हो गया आपका 23.5 नॉर्थ और दोस्तों ये हो गया आपका यहाँ पर 23.5 साउथ और दोस्तों ये हो गया आपका 66.5 नॉर्थ और ये हो गया नीचे दोस्तों आपका 66.5 साउथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भित रेखा क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसमें ये इस तरीक़ा से जो जोड़ रही है, इस तरीक़ा से इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों देशांतर या यामोत्तर रेखाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किससे निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रधान यामोत्तर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधान यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करते हैं। एकदम सही है। 180 पूरब और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही बिंदु पर स्थित हैं। यह भी दोस्तों ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अब दोस्तों देखते हैं, चलिए जैसे कि मान के चलिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं 180 देशांतर की बात करता है तो ये एक ही बिंदु पर हैं दोनों स्थित और ये दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये हो गया तुम्हारा वेस्ट और ये हो गया तुम्हारा ईस्ट गोलार्ध। आप दोस्तों देखते हैं कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। गलत है दोस्तों। कर्क रेखा और विषुववृत्त रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, यह भी गलत है। और दोस्तों आपका दक्षिण ध्रुव्यता और उत्तरी ध्रुव्यता के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, यह भी गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अब देखते हैं दोस्तों, चलिए अब जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है हमारी, तो इसको अगर हम विषुववृत्त रेखा से ये इधर मकर रेखा और आपका कर्क रेखा, यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध और दोस्तों उसके बाद ये हो गया आपका इधर कर्क रेखा और विषुववृत्त रेखा के बीच का क्षेत्र, ये वाला जो है दोस्तों होता है हमारा ये वाला क्षेत्र दोस्तों, ये और ये यहाँ तक ये होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और दोस्तों ये वाला और ये वाला क्षेत्र यहाँ पे बहुत ध्रुवों के पास पहुँच जाते हैं तो बहुत ठंड पड़ती है, तो इसे बोलते हैं हम शीत कटिबंध। ये हो गया दोस्तों शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। और विषुववृत्त से दोस्तों ये क्या बोला, विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश कहा जाता है, एकदम सही है दोस्तों। और अगला है दोस्तों, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है। गलत है, हम बता चुके हैं दोस्तों का एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाती है, यानी पॉइंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तो पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, एकदम सही है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 4 मिनट। अब दोस्तों समझते हैं, यानी कि हमारी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, यानी कि 360 अंश घूमती है 24 घंटे में। तो दोस्तों 1 घंटे में कितना घूमेगी आपकी, 24 घंटे में घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 36। यानी कि हम बात करते हैं 24 12 36 और
12 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि दोस्तों 3/30/2, यानी कि 1 घंटे में ये 15 अंश घूमती है। तो दोस्तों यानी कि 60 मिनट में ये कितनी घूम रही है? 15 अंश घूम रही है। तो 1 मिनट में कितनी घूम लेगी? 4 अंश। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 अंश पूरब में स्थित है तो ग्रीनविच समय से कितना अंतर होगा? तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम मानते हैं कि ग्रीनविच को 0 अक्षांश मानते हैं हम, यानी कि 20, हम सीधा सीधा दे सकते हैं दोस्तों 1 घंटे में कितना होता है? 15 अंश, और हमें 1 घंटे बराबर 15 अंश होता है, और हमको निकालनी कितनी है आपकी? 20 अंश की निकालनी, यानी कि 60 मिनट बराबर के हमारे पास कितना है? 15 अंश, और निकालना कितना हमको? 20 अंश, यानी कि 60 गुणा 20/15, यानी 15 चौका 60, 20 चौक 80, 180 मिनट होगी, यानी कि दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट। इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस देशांतर रेखा को मानक एवं उत्तर रेखा माना गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों 82.5 पूर्वीय देशांतर को। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं 82.5 पूर्वीय देशांतर, यह भारत की मानक समय रेखा मानी गई है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट। जैसे कि दोस्तों 1 घंटा में हम मानते हैं 15 अंश घूमती है पृथ्वी, तो हमारा कितना है? 82.5, यानी 82.30। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 82.5 कितने में घूम जाएगी? यानी 60 मिनट में हमारी पृथ्वी 15 अंश घूमती है, तो 82.5 घूमने में हमको क्या करना है? इससे हम निकाल लेंगे तो वही निकलेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्षय पर घूमना घूर्णन कहलाता है। एकदम सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। एकदम ठीक है दोस्तों। और इसे दोस्तों पृथ्वी अपने अक्षय पर 24 घंटे में घूम लेती है, और सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे। और दोस्तों इसके कारण दिन और रात होते हैं, और इसके कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। पृथ्वी अपने अक्षय पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 23.5 अंश। प्रदीप्त वृत्त सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, गलत है। पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करने वाला काल्पनिक वृत्त, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, एकदम सही है। यही ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 21 जून को 45 भी देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को पृथ्वी की कौन सी स्थिति होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए उत्तरायण। 21 जून को उत्तरायण होता है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इन क्षेत्रों में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए उत्तरायण कहा जाता है। दक्षिणायन के संदर्भ में विचार कीजिए। दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, एकदम ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह भी ठीक है दोस्तों। और दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विषुववृत्त के संदर्भ में विचार कीजिए। सूर्य की किरणें विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यह भी ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि हम लिप ईयर की बात करते हैं तो इसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि 6-6 घंटा करके 4 साल में एक लिप ईयर बन जाती है। जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाएं शामिल होती हैं? तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जलमंडल में जल भी होता है, बर्फ भी होता है और वाष्प भी होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है जलमंडल के अंतर्गत कौन सी परमंड शामिल होते हैं। अगर हम दोस्तों देखते हैं जलमंडल में आपका स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपयुक्त सभी जैवमंडल में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपयुक्त सभी जैवमंडल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अगर आप दोस्तों हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बी माउंट एवरेस्ट, यानी इसे इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। और दोस्तों इसके बाद आता है आपका ये वाला हमारा K2, इसकी है दोस्तों 8611 मीटर। और इसके बाद आता है दोस्तों कंचनजंगा, जिसकी 8595 किलोमीटर के आसपास है, मीटर के आसपास है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। अब दोस्तों पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम लगवा रहा है। एशिया, अफ्रीका, अटलांटिका गलत है दोस्तों। एशिया अफ्रीका यह भी गलत है। एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिका ये ठीक है दोस्तों। अगर हम देखते हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम, अगर इन महाद्वीपों का क्रम देखते हैं तो पहले नंबर पर आ गया आपका एशिया, फिर इसके बाद आ गया अफ्रीका, और इसके बाद आ गया नॉर्थ अमेरिका, और दोस्तों इसके बाद आ गया साउथ अमेरिका, और दोस्तों फिर इसके बाद आ गया आपका अटलांटिका, और दोस्तों इसके बाद फिर आ गया आपका यूरोप, और इसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया। इस तरीक़ा से इनका क्रम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में कौन शामिल है। दोस्तों यूराल पर्वत भी अलग करता है, यूराल नदी भी अलग करती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और बी, यानी ऑप्शन सी। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा तीनों गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुववृत्त तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को स्वेज नहर कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये 1869 में इस नहर को आगमन के लिए खोल दिया गया था। वैसे इसका निर्माण कार्य जो 1856 में स्टार्ट हुआ था और 1869 में ये बन के तैयार हो गई थी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पनामा नहर के द्वारा। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं, अगर ये इस तरीक़ा से अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, और ये अगर हम देखते हैं इस तरीक़ा से तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, और जो दोस्तों ये है यहाँ पे ये पनामा नहर है। अब दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, यह गलत है दोस्तों। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और दोस्तों विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, यह भी ठीक है दोस्तों। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, यह भी ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों यह सबसे छोटा, यानी कि 7वां हमारा सबसे छोटा महाद्वीप यही है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अटलांटिका महाद्वीप के संदर्भ में विचार कीजिए। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्व किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्य से होकर के दक्षिण ध्रुव जाता है। यह किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है, यह ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं हम, पहले नंबर पर आ गया हमारा प्रशांत महासागर, और दोस्तों इसके बाद आएगा हमारा अटलांटिक महासागर, और दोस्तों इसके बाद आएगा हमारा हिंद महासागर,
और इसके बाद आएगा आपका दक्षिण महासागर, और दोस्तों इसके बाद आएगा आर्कटिक महासागर। यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में किस महासागर के बारे में है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, और दोस्तों यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को घेरता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर के संबंध में है कथन। अटलांटिक महासागर की तटरेखा यातायात और पतनों के निर्माण के लिए आदर्श है। सही है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी व चौड़ी है, यह गलत है दोस्तों। सीधी चौड़ी नहीं है, यह टूटी फूटी यह दुरंत रेखा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तपन कहा जाता है। यह आपका ठीक है दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशांत महासागर। अगर हम प्रशांत महासागर को देखते हैं तो दोस्तों ये वृत्ताकार है। तो पहले का सी दोस्तों ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों अटलांटिक महासागर को देखते हैं तो ये आपके अक्षर एस के आकार का होता है, और हिंद महासागर हमारा त्रिभुजाकार है, यानी कि तीसरे का ए। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। और बचा है दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर, ध्रुवों उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। वायुमंडल में माध्य मंडल किन मंडलों के बीच पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं इनका क्रम, तो पहले नंबर पर आता है हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों समताप मंडल, और उसके बाद आता है आपका माध्य मंडल, फिर आता है आपका वायुमंडल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलों में उपस्थित नाइट्रोजन सभी जीवों की वृद्धि के लिए सहायक होती है। सही है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होती है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के विभिन्न स्थलों, पर्वतों, घाटियों, पठार और मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के कारण हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया, यह भी ठीक है। बाह्य प्रक्रिया, यह ठीक। आंतरिक व बाह्य दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा निर्माण होता है दोस्तों इनका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह में टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। एकदम सही है। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है। सही है दोस्तों। पर्वतों के एक रेखा क्रम में अवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है, तो यह भी ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंकुआकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंकुआकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यूराल पर्वत भरतोस पर्वत का उदाहरण है। गलत है ये दोस्तों, वलित पर्वत का उदाहरण है। और दोस्तों वासजेस पर्वत भरतोस पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, यह ठीक है। माउंट फ्यूजियामा ये दोस्तों गलत है आपका, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ए पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, मोनाको पर्वत किस महासागर में स्थित है? अगर दोस्तों हम मोनाको पर्वत की बात करते हैं, तो मोनाको पर्वत आपका है दोस्तों प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
मैदानों के संदर्भ में विचार कीजिए। अधिकांश मैदान प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के किनारे बने होते हैं। एकदम ठीक है दोस्तों। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या संघनन वाले क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों। अगर इनकी बात करते हैं तो ज़्यादातर मैदान आपके गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब के आसपास फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों देखते हैं, अगर हम भारत को देखते हैं इस तरीक़ा से, अगर हम भारत के बारे में जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा इंडिया, वैसे ही थोड़ा सा अगर हम मैप देख लेते हैं, यूँ इस तरीक़ा से अगर हम भारत के बारे में जानने का कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये हमारा उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि ये रहा दोस्तों 8 अंश 4 मिनट, और ये रहा आपका दोस्तों 37 अंश 6 मिनट। और दोस्तों अगर हम यहाँ से ऐसे करके जाते हैं तो ये रहा दोस्तों हमारा यानी कि 68 मिनट 97 अंश 25 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो अभी बता चुके हैं दोस्तों 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। कर्क रेखा 23.5 किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इस गुजरात से, राजस्थान से, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर के गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इन 8 राज्यों को हम जानने का कोशिश करते हैं, कौन कौन से 8 राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो पहला नंबर तो हो गया हमारा गुजरात, उसके बाद पड़ता है दोस्तों राजस्थान, उसके बाद पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, और दोस्तों उसके बाद पड़ता है आपका झारखंड, और उसके बाद पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद पड़ता है दोस्तों त्रिपुरा, और उसके बाद पड़ता है आपका मिजोरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 7 देशों के साथ। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। अब दोस्तों इन देशों के बारे में भी जान लेते हैं। चलो पहला हो गया दोस्तों हम पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, दोस्तों आपका ये हो गया हमारा चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और आपका पाकिस्तान हो गया, म्यांमार, और दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये देश हैं दोस्तों। पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, और दोस्तों म्यांमार, और आपका बांग्लादेश, और दोस्तों अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ, और सिक्किम की बात करते हैं ये। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ए और बी। यानी कि अगर हम देखते हैं दोस्तों सिक्किम को देखते हैं, अगर हम सिक्किम के बारे में देखते हैं सिक्किम किस किस से घिरा हुआ है, तो दोस्तों इधर तो हो गया आपका नेपाल, और इधर हो गया भूटान, और इधर हो गया चीन, और त्रिपुरा दोस्तों 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 7 राज्यों के साथ। अब ये 7 राज्य हम जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ दोस्तों एक तो आपका नेपाल करता है, और दूसरा आपका चाइना करता है, दूसरा है दोस्तों आपका सिक्किम। अगर सिक्किम की देखते हैं तो दोस्तों नेपाल करता है, चाइना करता है, और आपका भूटान करता है। अब इसके बाद है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश,
अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की देखते हैं तो ये पड़ता है आपका चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। अगला है दोस्तों असम। अब दोस्तों असम के बारे में देखते हैं तो असम करता है आपका भूटान के साथ ऊपर और इधर करता है आपका बांग्लादेश के साथ। अगला है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को अगर हम देखते हैं तो ये करता है आपका बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। अगला और दोस्तों मिजोरम रह गया। मिजोरम जो करता है ये आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के माध्यम से होकर। तापी नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। सही है दोस्तों। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गलत है। तापी नदी उत्तर में अजंता, दक्षिण में, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। दोस्तों तापी नहीं है, बहुत सी नदी है जैसे कि नर्मदा नदी है, आपकी दोस्तों आपकी पेरियार नदी है और माही नदी है। काफी नदी हैं ऐसी जो कि हिमालय पर्वत को 3 महान समांतर श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बृहत्तम हिमालय, माध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं तो बृहत हिमालय हो गया सबसे ऊपर। अब दोस्तों इससे नीचे माध्य में आ गया तुम्हारा माध्य हिमालय और दोस्तों नीचे आ गया आपका शिवालिक हिमालय। नीचे दी गई नदियों में कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, माही भी बनाती है, कृष्णा और कावेरी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एकदम सही है दोस्तों। इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है, यह भी ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। दोस्तों इस डेल्टे का निर्माण जो है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी सुंदरी वन, सुंदरबन इसलिए बोलते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रबल द्वीप है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लक्षद्वीप। भारत का लक्षद्वीप प्रबल द्वीपों का बना हुआ द्वीप है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत के किन भागों में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर। जैसे दोस्तों जाड़े में भारत में लौटते हुए मानसून जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एकदम ठीक है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकांश वर्षा मानसूनी वनों से होती है, यह भी ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। किसी स्थान की जलवायु निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों स्थान की स्थिति भी कारक है, ऊंचाई भी, समुद्र से दूरी और उच्चावच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मानसिंहराम मेघालय, जो कि भारत में है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अगर दोस्तों हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तो आपके अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा। हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियां पानी की छतरी को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है दोस्तों। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है, यह भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सम्मिलित करने के लिए रोजवुड और
अगर दोस्तों रोजवुड और महागनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। पीपल नीम आपकी दोस्तों अगर हम देखते हैं पीपल हुआ और ये हुआ आपके, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। पर्णपाती वन ये वाला हो गया दोस्तों तीसरा, और खैर बबूल ये हो गया तीसरा, पाइन देवदार ये हो गए पर्वतीय वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा, पहला। मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में विचार कीजिए। खारे वनों में भी रह सकते हैं, सही है। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, यह भी ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हिमालयी क्षेत्र में। जंगली बकरी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। ये कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।